ओके, सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में, जहां पर हम यूनिट 9 कर रहे हैं, यानी आईसीटी कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के भी पेपर 3 में आता है। तो अब हम मेंस के भी पेपर 3 का यूनिट 4 जो वाला पार्ट रहता है उसमें ये आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे थे वो थ्योरेटिकल था, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए था। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो हर एक स्लाइड एमपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी या फिर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। मेरी आवाज आ रही हो तो आप एक बार बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। यार मैंने एक चीज देखी है, आपको आप कभी भी इस लेक्चर को देख रहे हो, देखिए लाइव लेक्चर्स लिए जाते हैं आपके बेनिफिट के लिए। मोर देन 55 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है सारे मतलब इन कोर्सेज को मिला के, लेकिन फिर भी हार्डली 5 6 7 8 इतने ही लोग लाइव अटेंड करते हैं। हम लाइव इसलिए करते हैं ताकि आपका एंगेजमेंट बना रहे और ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। आपका समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप लाइव क्लासेस कर रहे हैं तो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कभी भी इसको देख रहे हो, ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, आप इसको लाइव देखने की कोशिश करिए। देखिए जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं रहता है या शाम का समय जिनको सूट नहीं करता, उनके लिए ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट जो कर सकते हैं लाइव अटेंड वो जरूर करें, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस पूरा हो गया। आपको ऐसा लगेगा अरे बात ही तो कर रहे थे सर आप, लेकिन जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई चीजें बन रही हैं या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में बता दें अगर मेरी आवाज आ रही हो तो। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स। ये यूनिट 9 का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, आई थिंक आवाज का कुछ इशू है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक कि आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है? लेट मी चेक, एक बार आवाज क्लियर आ रही होगी तो देन वी आर गुड टू गो विद द लेक्चर। ठीक है, चलो आ रही है तो भाई बता दिया करो आ रही है तो। अब वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल भी देखो, जब पढ़ाई करो ना हमेशा अपना चार्ज अप रहना। अच्छा एक और चीज है, मेरा मतलब वो है, इशू है कि आपको बहुत ज्यादा कूलर की आवाज तो नहीं आ रही है? क्या आपको बहुत ज्यादा कूलर की आवाज आ रही है? बिकॉज आई कैन टर्न इट ऑफ अगर आपको बहुत ज्यादा आ रही है तो। ठीक है, चलो वी आर गुड टू गो विद द लेक्चर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने पिछले 4 लेक्चर्स में देखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को अंदर बाहर से जाना। जो कंप्यूटर के बारे में सी भी नहीं जानते थे, एटलीस्ट आज वो बेसिक बेसिक चीजें जानते हैं कि बायोस क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, ट्रबल, मतलब आप समझ रहे हो बेसिकली हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैम कितने टाइप की होती है, उसके बाद रोम और रैम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो बेसिक बेसिक चीजें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिफ्थ एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाला पार्ट। अब जो एग्जाम में एमपीपीएससी के लिए आने वाली चीजें हैं ना, हम वो चीजें कवर अप करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिकॉज यहां से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड होते ही ऑलरेडी, यहां से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा इस लेक्चर से। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर बहुत बड़ी आपकी रैंक में डिफरेंस ला सकता है। सो दैट इज वाई बी वेरी केयरफुल। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे मतलब कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द लेक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज इन हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, देयर इज अ स्क्रिप्ट। अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो देवनागरी स्क्रिप्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूं। बट जब कंप्यूटर के बारे में बात आती है तो कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझ में आती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझ में आती। मैंने बोला ए टाइप करो तो कंप्यूटर ए टाइप नहीं करेगा। मैं अगर लिखूंगा कि ए टाइप करो तो भी कंप्यूटर ए टाइप नहीं करेगा।
तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है। आप एक इंसान हो और कंप्यूटर एक मशीन है। इस मशीन आपके बीच में अगर बातें होनी है तो या तो आपको ऐसी चीजें बोलनी पड़ेंगी जो कंप्यूटर को समझ में आए, या कंप्यूटर को ऐसी चीजें समझनी पड़ेंगी जो आप बोल रहे हैं। दोनों चीजें सेम है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर आप अपनी भाषा में बोलें, उसके बाद एक सिस्टम इसको प्रोसेस करे और वो कंप्यूटर को बताए कि इन्होंने ये बोला। ये एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम करता है। मतलब आपने जो ह्यूमन लैंग्वेज में बोला या जो हिंदी इंग्लिश में बोला, वो कंप्यूटर को वो मशीन लैंग्वेज में बताता है। ठीक है, ये बेसिक सा फंडा होता है और इसी पे पूरा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट मतलब स्थिर है, या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात आती है। अब देखो क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बट इनको हमने बेसिकली 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ लैंग्वेज होती है जो पर्टिकुलर काम करती है, कुछ लैंग्वेज होती है जो छोटा काम करती है लेकिन सारा काम कर लेती है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज आपकी सारा काम कर लेती है, जनरल पर्पस होती है, जो लैंग्वेज जनरल पर्पस होती है, उनको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये बहुत बेहतरीन काम नहीं कर सकती या बहुत पर्टिकुलर काम नहीं कर सकती, बट बेसिक लेवल का ये सारा काम कर सकती है। इसके ऊपर आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, आपको कोई गेम बनाना है, आपको कोई वेबसाइट बनानी है, आपको कोई विजुअल डालना है, आपको वीडियो बनाना है, आपको ऑडियो बनाना है, आपको पीडीएफ्स बनाने हैं, ये सारे काम एक पर्टिकुलर चीजें होती है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लगता है। वो सेट हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझो, लो लेवल लैंग्वेज क्या काम करती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या काम करती है। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को चालू होना सिखाएगी। लो लेवल लैंग्वेज आपके बेसिक काम सिखाएगी। पावर, जैसे ही मैंने प्लग इन किया, जैसे मैंने अपने लैपटॉप में चार्जर फंसाया, तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है बेसिकली बताती है कि चार्जर आया है तो आपको चार्ज करना है। उसका जो कोड लिखा जाएगा वो बेसिक में होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, एक एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं हायर लेवल लैंग्वेज पे जाता हूं। इन दोनों के बीच में एक मिड लेवल लैंग्वेज भी आती है, मिड लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हम जानेंगे कि क्या होती है। बहुत लोगों ने हाई और लो लेवल सुना होता है, बट मिड लेवल नहीं सुना होता है। तो अब ये चीज समझो कि अब ध्यान से समझना, ये जो बंदा है इसका नाम है चिरौंजी लाल। ठीक है, चिरौंजी लाल। अब चिरौंजी लाल क्या है, कूल नाम नहीं है चिरौंजी लाल, लेकिन चिरौंजी लाल को हम क्या बोलेंगे, ये एक डेवलपर है। डेवलपर है। अब देखो क्या होता है, डेवलपर में क्या हो जाता है बेसिकली, अगर कोई वेबसाइट बना रहा है तो वो वेब डेवलपर हो गया, अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा है तो वो ऐप डेवलपर हो गया, अगर कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया। बट जो काम आप कर रहे हो वो डेवलपर है। अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको डेवलपर बोलेंगे, ठीक है, या फिर प्रोग्रामर बोलेंगे। प्रोग्राम लिख रहे हो तो प्रोग्रामर तो बोलेंगे। बट एक बार मैं बता रहा हूं, एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डेवलपर किसे बोलते हैं। बिलीव मी और नॉट, एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डेवलपर कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि हमें आज के लेक्चर में पढ़ना क्या है। हमें इन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है और हमें बेसिकली ये समझना है कि ह्यूमंस कंप्यूटर से इंटरैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस पेज पे समझ में आ गया? देखो, ये जो नोट्स होते हैं मैं हर लेक्चर में बोलता हूं। देखो, कई टीचर्स होते हैं, आपको बहुत टीचर्स के सभी टीचर्स बहुत, आप देख लो यूट्यूब पे, वो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में, फिर हिंदी में समझाएंगे और मतलब कुछ नहीं करते, वो ट्रांसलेटर का काम करते हैं। मैंने ये यहाँ पर इसलिए नहीं रखा है कि मैं पढ़ पढ़ के आपको पढ़ाऊंगा, मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि ये नोट्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको यूजुअली नहीं पढ़ूंगा, जब जरूरत होगी, जब मैं भूल रहा हूँ तब मैं पढ़ लूंगा, लेकिन मैं यूजुअली नहीं पढ़ूंगा। तो आप ये सोचो सर स्किप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरा मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो पढ़ना है और ये आपके नोट्स की तरह काम करेंगी ये सारी चीजें। ठीक है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर और द डेवलपर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. It is a set of instructions written in any specific language, C, C++, Java, Python, etc. to perform a specific task. Or it is written in general language to perform a general task. ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सोर्स कोड के बारे में बता दूंगा, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, याद रखना, ये जो डेवलपर प्रोग्राम लिखते हैं ना, इसको एक लाइन में समझ लो, सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड बोलते हैं, याद रखना, सोर्स कोड बोलते हैं। अब एक आपको मूवी आई थी सोर्स कोड करके, जरूर देखना।
मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूं, देखो पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, पिक्चरें जरूर देखो, क्योंकि एक्चुअली आपको पता चलता है सोर्स कोड मूवी में पता क्या होता है, वो बेसिकली एक इंसान रहता है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो इंसान एक ट्रेन पे रहता है जिसमें ब्लास्ट होता है, एक इंसान इस ट्रेन पे रहता है जिसमें ब्लास्ट होता है, तो वो इंसान थोड़ा घायल हो जाता है, उस इंसान को लाते हैं, उसकी मेमोरी में, मेमोरी के थ्रू एक कोड लिखते हैं कि इसकी मेमोरी को रीरन किया जाए, तो पूरी पिक्चर इसी पे चलती है, पूरी पिक्चर इसी पे चलती है। एक सीन होगा कि ब्लास्ट हुआ, फिर से वो उसको लाएंगे, फिर से ब्लास्ट होगा, लेकिन हर बार में वो अलग अलग चीजें पकड़ के लेके जाते हैं कि किसने ब्लास्ट किया, ठीक है। और आखिरी में चलो आप देख लेना, आखिरी में बहुत बढ़िया सस्पेंस रहता है, आखिरी में बता दूं क्या सस्पेंस, जानने में इंटरेस्ट है तो मैं सस्पेंस बता देता हूँ, वरना देखनी हो तो देख लो मूवी, बट इट इज वर्थ इट, मतलब मजा आ जाएगी, 1.5 घंटे का बिल्कुल फुल टू एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो सोर्स कोड में किसी को दिक्कत, सोर्स कोड में किसी को दिक्कत, अरे रिप्लाई किया करो यार, भाई कैसी ऑडियंस है यार, रिप्लाई नहीं कर रहे तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्रामिंग की भाषाएं, हिंदी में भी यही चीज लिखी हुई है, हिंदी वालों के लिए ये आपका नोट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले आती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज काय पे काम करती है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब नहीं समझ में आता, इसको सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती है, हां या ना। हो सकता है ये ना, जीरो मतलब ना, वन मतलब हाँ, इसको दो ही चीजें समझ में आती है, 0 1। तो अब ये क्या करता है, अगर जैसे मुझे ए लिखना है, तो ये क्या 0 1 0 0 1 ऐसा करके कुछ कोड लिखेगा, तो मेरा ए लेटर उसका मतलब हो जाएगा ए लेटर, बी सी डी ई हर के लिए अलग अलग कोडिंग है। ये जो आप कोडिंग देख रहे हो ना, तो अब देखो आप खुद सोचो, बहुत सारी चीजें तो आप कर नहीं सकते हो 0 1 0 1 का यूज करके, तो इसलिए लिमिटेड चीजें होती है लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, वो 0 और 1 का यूज करती है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद इसमें 0 1 का करती है। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, जो अब मैंने आपको पिछले साल कंप्यूटर में भी बताया था, पिछले साल बोल रहा हूं, पिछले लेक्चर्स में कंप्यूटर में भी बताया था कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, बताया था कि नहीं बताया था। तो आपको लगता है लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर समझ जाता होगा? आपको नहीं लगता क्या कि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता होगा? समझता ही है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 समझ में आता है भाई, और लो लेवल लैंग्वेज में हम 0 1 में ही कोडिंग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई इनके बीच के बंदे की जरूरत है? नहीं। अगर मैं एज अ डेवलपर लो लेवल लैंग्वेज में कोड कर रहा हूं, तो हमारे बीच में कोई ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मैंने 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 इस टाइप से कोड लिखा, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर समझ जाएगा कि क्या करना है, PRAKHAR ये लिखना है, समझ में आया। बट वो कोड बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं। अब मुझे ए लिखने के लिए 5 बटन दबाने पड़ेंगे, अगर मुझे ए लिखना है तो मुझे 5 बटन दबाने पड़ेंगे। आपने वो देखिए, कोई मिल गया, कोई मिल गया का क्या आप कोई सीन बता सकते हो जिसमें बाइनरी नंबर का यूज हुआ है? कोई मिल, देखो मैं बता रहा हूं, पढ़ाई सब कर लेते हैं, लेकिन आपको याद रहनी चाहिए यार ये चीजें, आपको डेप्थ में जाना है। मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, जितने डेप्थ में मैं जा रहा हूं ना, आपको कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी ये दिक्कत है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और मिल भी जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको कंटेंट देना नहीं, आपको याद कराना है। देखो एक चीज समझो, क्या था याद है, जादू जादू वादू कुछ नहीं, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो जो टक 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 वाली मशीन होती है ना, याद है क्या, कंप्यूटर से वो टक 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 करते हैं? नहीं, वो टक 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 वो बाइनरी सिग्नल होते हैं, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आर यू देयर, इसका मतलब होता है आर यू देयर। अब हमने 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखा, उनके कंप्यूटर में क्या 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, और उनका जो भी इंटरप्रेटर है या उनका जो प्रोग्रामर है उसने पढ़ा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका मतलब ये होता है। समझ रहे, जो भी सिग्नल होते हैं, बट वो सिग्नल बाइनरी में होते हैं, ये चीज उसका बेसिक मतलब ये था, ऐसा होता नहीं है, बट हाँ उसका ये मतलब था। तो आप ये समझो, बहुत लंबी होती है, कोई भी चीज को आपको लिखना है तो बहुत लंबी होती है, तो लो लेवल लैंग्वेज ना बहुत लंबी होती है। लेकिन क्या आप एक चीज बता सकते हो, सिर्फ 2 कैरेक्टर है, आपको नहीं लगता ये इजी होती होगी समझने में? क्या आपको नहीं लगता कि ये इजी होती होगी समझने में? हाँ, टाइम लगता है बट इजी होती है, ये याद रखना, टाइम लगता है बट इजी होती है, ठीक है। अब समझो कि क्या होता है, लेकिन ये किसके लिए इजी होती है? कंप्यूटर के लिए इजी होती है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 2 चीजें समझनी है। लेकिन अगर मैं इंसान की तरह देखूं, क्या मेरे लिए इजी है? नहीं है। तो याद रखना, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है
वो कंप्यूटर को समझने के लिए इजी होती हैं और इसीलिए टाइम जो लगता है ना वो बहुत टाइम जो लगता है ना वो बहुत कम होता है। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक है कि नहीं है? इसमें मैं क्या समझाऊं या आपको क्या रटना है बताओ? अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके मेंस में आता है तो क्या आप 3-4 पॉइंट बहुत आराम से लिख सकते हो? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द कंप्यूटर, दैट इज व्हाई इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोसेस। ठीक है, सिंस ओनली 2 कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व द सेंटेंस बिकम्स वेरी लॉन्ग। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अब मैंने क्या किया है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। हिंदी वालों के लिए फिर से ये नोट्स हैं, आप ये बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा बोलते हैं। बट क्या ये मतलब रखता है? नहीं, आप जब पढ़ोगे तब पढ़ते रहना, कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो, सबसे पहले 2 होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब हम लो लेवल लैंग्वेज में भी मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, लो लेवल लैंग्वेज में भी हम मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब क्या होता है देखो, बेसिकली क्या होता है, 2 टाइप की होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन को समझ में आती है, यानी कंप्यूटर को बहुत आसानी से समझ में आती है। कंप्यूटर को बहुत आसानी से समझ में आती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब और दूसरी क्या होती है वो भी मैं बता देता हूं, असेंबली लैंग्वेज। ये भी एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज है, बट ये डेवलपर्स को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इसीलिए डेवलपर के बाद आपका एक डिवाइस लगेगा जो इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मशीन में ही, मतलब सिर्फ कंप्यूटर को समझने के लिए लिखी जाए। हो सकता है लो लेवल लैंग्वेज मैं फिर से कोड्स में लिख रहा हूं, लेकिन मैं अपने लिए लिख रहा हूं, मतलब डेवलपर फेस से लिख रहा हूं। ध्यान से समझना और अच्छे से समझ में आएगा। डेवलपर फेस से लिख रहा हूं, अगर मुझे लिखना, अब देखो क्या होता है, हर कोई 010101 मशीन लैंग्वेज नहीं कर पाता है और इसको सीखने में टाइम लगता है, इसके कोड्स को रटने में टाइम लगता है। तो क्या किया, असेंबली लैंग्वेज बनाई। असेंबली लैंग्वेज के बाद हम एक डिवाइस लगाते हैं जो उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, और वो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर तो बिल्कुल बहुत तेजी से समझता है। समझ में आया? तो बेसिकली क्या होता है, हमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत मशीन लैंग्वेज में तो नहीं होती है, लेकिन हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत असेंबली लैंग्वेज में होती है। यही डिफरेंस है 2 लो लेवल लैंग्वेज में। ये जो 2 लो लेवल लैंग्वेज है ना, इसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें आपका ट्रांसलेटर जो है वो लगता है क्योंकि आपने मशीन लैंग्वेज में नहीं लिखा है, और यहां पे हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज समझ में आ गया? ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मशीन लैंग्वेज इज इजियर टू रीड बिकॉज इट इज नॉर्मली डिस्प्लेड इन बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म। ये याद रखना, ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? जगदीश, आप पिछला, मतलब एक्चुअली आप लेक्चर शुरू से अगर आप नहीं देख रहे हो तो देख लीजिए, मैंने समझा दिया है, मतलब दोबारा समझाऊंगा तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, प्लीज आई एम सॉरी, बट थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर एक बार में पढ़ सकता है। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है, मशीन को जो लैंग्वेज समझ में आती है, उसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आइदर बाइनरी में होती है या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है। ठीक है, बट 01010101 के रूप में ही होती है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता है ना? अच्छा, ये डेसिमल, ये आपको पता है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं पता है? मुझे नहीं लगता कुछ कई लोगों को। ठीक है, तो आपको पता है, तो आपको पता होगी 01001, ये अगर बेस 16 में है, अगर मुझे इसको ऑक्टाडेसिमल में करना है, बेस 8 में करना है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ये अभी का टॉपिक नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मशीन को कुछ एक पर्टिकुलर भाषा समझ में आती है, अगर मैं उसमें लिख रहा हूं तो वो मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो मशीन लैंग्वेज का क्या एडवांटेज होगा, ये सब रटना नहीं है, आपको भी पता है। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फास्टर देन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 0101 इस टाइप में लिखी जाती है, कंप्यूटर को समझ में आती है, तो कंप्यूटर को समझ में आती है तो वो जल्दी पढ़ता है और जल्दी चलता है। तो आपको नहीं लगता आपका जो सिस्टम बना होना चाहिए वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना होना चाहिए?
आप खुद बताइए। मैं देखो जगदीश सुशांत रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे बाकी के स्टूडेंट्स साक्षी शिवा आप रिप्लाई करिए। आपको नहीं लगता कि आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है इसका जो बेसिक फंक्शन है कि अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये यहां जाए, ये यहां जाए, ये यहां जाए, ये यहां जाए, वो तेज चलना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो इसीलिए आपकी जो बेसिक कंप्यूटर की फंक्शनिंग है, आपकी जो बेसिक कंप्यूटर की फंक्शनिंग है वो लो लेवल में लिखने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि ये फास्ट होती है, क्योंकि ये तेज चलता है। समझ में आया? क्योंकि ये तेज चलती है। लेकिन अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूंगा तो शायद ये तेज नहीं चलेगी और धीमे प्रोसेस करेगा। तो इसीलिए आपका जो कंप्यूटर होता है ना, आप देखोगे बहुत तेज चल रहा है, लेकिन इंटरनेट थोड़ा धीरे चलता है। ठीक है, वो सब हम बातें करेंगे। बट पहला एडवांटेज कोई रटने वाला नहीं है, आपको भी पता है 0101 आसान होता है समझना, इसलिए फास्टर चलती है। ठीक है, अब अगर मुझे इसी को, जैसे वीडियो, प्रोग्राम, पिक्चर है, ये सब बाइनरी नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा है ना, ए का एक ASCII, अब इसको कोडिंग सिस्टम को हम बोलते हैं ASCII, और ये एमपीपीएससी के लिए जरूरी हो जाता है कि कंप्यूटर जो कोड लिखते हैं उसको क्या कोड बोला जाता है। तो याद रखना ASCII, इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर इंटरप्रिटेशन कुछ होता है। अब मैंने 0100000001 लिखा, तब ये लेटर जो है ए टाइप होगा। अब खुद सोचो, आपको नहीं लगता कि ये प्रोग्राम लिखने में टाइम लगता है? प्रोग्राम लिखने के लिए तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन समझने के लिए ये बहुत इजी है। समझ में आया? तो लिखते समय प्रोग्राम डेवलपर को बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होंगी, लेकिन समझना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब दूसरी आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली ये थोड़ा सा ऐसे लिखी जाती है कि ह्यूमंस अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है। ये ह्यूमन समझ सकते हैं इसे, ह्यूमंस समझ सकते हैं इसे, असेंबली लैंग्वेज होती है। तो अब ह्यूमन समझ सकते हैं, इसके बाद एक ट्रांसलेटर लगता है, और फिर ये मशीन लैंग्वेज में बदलती है, और फिर ये कंप्यूटर समझता है इस मशीन लैंग्वेज को। तो आपको नहीं लगता कि ये लिखते समय थोड़ा कम टाइम कंज्यूम करेगी? अगर मुझे ए लिखना है तो मैंने सिंपल लिखा टाइप ए, मैंने सिंपल लिखा टाइप ए फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसको लिखना बहुत आसान था, लेकिन कब पहले ये ट्रांसलेटर में जाएगा, मशीन लैंग्वेज में जाएगा, और फिर कंप्यूटर इसे रीड करेगा। समझ में आया? फिर कंप्यूटर इसे रीड करेगा। तो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी रीड करते समय थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन बनाते समय कम टाइम लगता है। इसमें सिंबल्स होते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रांसलेटर या फिर असेंबलर की जरूरत होती है इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, अब सबसे सिंपल बात है, अगर मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करूं तो मुझे 0100000111 ये करने में ज्यादा कैरेक्टर लग रहे हैं या फिर टाइप ए इसमें ज्यादा कैरेक्टर लग रहे हैं? जल्दी बताओ, केस 1 में ज्यादा कैरेक्टर्स मुझे स्टोर करने पड़ रहे हैं कि केस बी में ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करने पड़ रहे हैं? जल्दी बताओ। फर्स्ट में। तो दैट इज वाई आपको नहीं लगता जो फर्स्ट केस है वो ज्यादा मेमोरी खाएगा? आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा मेमोरी खाएगा? हाँ, ये ज्यादा मेमोरी खाएगा। तो इसीलिए रिक्वायर लेस मेमोरी, जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है ना, उसमें मेमोरी कम लगती है और एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोग्राम को लिखने का टाइम भी कम होता है। ये हम सब बात कर चुके हैं। मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का टाइम भी कम होता है, अंडरस्टैंडिंग और रीड करने का टाइम ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो, लेकिन लिखने का टाइम कम हो जाता है। ये अब दो चीजें आपको देखो, मैं नहीं चाहता कि आप रटो, आप लॉजिक से अप्लाई करो, लॉजिक से अप्लाई करो, और प्लीज नोट्स बनाते चलो, जो भी आप बना सकते हो ना नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, अब ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली दो टाइप से, मतलब जैसे मशीन लैंग्वेज जो होती है ना वो बाइनरी और हेक्साडेसिमल में होती है, जो कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज आपकी डिजाइन की जाती है कि ये ह्यूमंस इसे पढ़ सके। असेंबली लैंग्वेज आपकी डिजाइन की जाती है कि ह्यूमंस इसे पढ़ सके। ठीक है, ये चीज समझ में आई? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। थर्ड पैरा दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे आपको नोट्स मिलेंगे तब देख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, मैं आपकी पढ़ाई के रास्ते में बाधा बना हुआ हूं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब थोड़ी थोड़ी चीजें समझना चालू करो। एक प्रोग्राम जो प्रोग्रामर लिखता है ना, उसको सोर्स कोड बोलते हैं, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं।
ये आपका एमपीपीएससी का 2 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोग्राम जो लिखा जा रहा है ना, एक प्रोग्रामर द्वारा असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, जब ये सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में बदल जाता है तो इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। जब ये सोर्स प्रोग्राम, देखो मैं बता रहा हूं, आपने प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी के आपकी जो फुल कोर्स वाले उनके बहुत ही जल्दी उनके लिए संपदा मैम एक बहुत ही जल्दी क्या कल ही है उसका सेशन, तो कल ही एक आपका बोलते हैं ना बेसिकली आपका ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है जिसमें एमपीपीएससी के बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पोस्ट मिलती है, सारी क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, बट मैं चाहता हूं उसके पहले आप थोड़ा सा बोलते हैं ना, हाँ आप तैयार हो जाए इस चीज के लिए कि हाँ भाई हमें ये करना है, ये करना है या ये करना है। ठीक है, चलो तो अब क्या होगा, बेसिकली सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम को जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा। आपका जब सेशन होगा ना तो आपको पता चलेगा कि यार कैसे सवाल आते हैं एमपीपीएससी में। डायरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम क्या होता है या सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के तो देखो, इतने आसान, इतने हलवा क्वेश्चंस, आपको खुद लगेगा कि आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब एक जरूरी चीज ये होती है, समझो कि असेंबली लैंग्वेज में जैसे मैंने कोई कोड लिखा, अब बहुत सारी अलग अलग असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, अलग अलग बहुत सारी अलग अलग क्या असेंबली लैंग्वेज है, तो मैंने जो सोर्स कोड एक लैंग्वेज में लिखा है, जो फुल कोर्स वाले हैं उनके लिए ओरिएंटेशन पूरा होगा और वो टाइमिंग पता चल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो सोर्स कोड मैंने लिखा है वो एक लैंग्वेज के लिए है, क्या मैं उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी असेंबली लैंग्वेज में लिख सकता हूं? नहीं। तो ये याद रखना, तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो ये होती है कि ये पोर्टेबल नहीं होता है, ये पोर्टेबल नहीं होती है। मतलब एक लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको मैं कॉपी पेस्ट करके दूसरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकता हूं, मुझे नया कोड लिखना पड़ेगा। और यही लिखा हुआ है, असेंबली भाषा में एक विशिष्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर से जुड़ी होती है, वह पोर्टेबल नहीं होती है। एक असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को दूसरे प्रकार की मशीन पर चलाने के लिए इसे पूरी तरीके से फिर से लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई प्रोग्राम है जो मैंने एटीएम मशीन में लगाया हुआ है और अगर मैं उसको एक्सरे मशीन में चलाना चाहता हूं, ठीक है, मान लो मैं उसको एक्सरे मशीन में चलाना चाहता हूं, तो मुझे दोबारा पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट हो सकता है ये दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस पे बनी हो। आपकी जो एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस पे बनी होती है, क्योंकि सब कंप्यूटराइज हो गया। वो कंप्यूटराइज कैसे होता है, वो सॉफ्टवेयर कैसे होता है, तो ये अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, वेबसाइट, ऐप डेवलपमेंट, इन सब के लिए यूज होती है और ये एकदम ह्यूमन वाली होती है। मतलब मुझे लिखना है अगर टाइप ए तो मैं सच में टाइप ए ही लिखूंगा। ठीक है, प्रिंट ए जैसे C++ है तो C++ में हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट, PRINT, प्रिंट प्रखर, तो वो प्रिंट कर देगा प्रखर को। मैंने डायरेक्टली यही लिखा है, तो इसलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी होती है। ठीक है, इजी होती है, बट ये जो चीज है ना, ये बड़ा काम करने के काम आती है, क्योंकि आपको खुद पता होगा लो लेवल लैंग्वेज में मुझे कितना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो सिमिलरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं कम कोड लिखता हूं लेकिन फीचर्स ज्यादा डाल दिए जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज सीखी है, आप किसी भी बेसिकली बोलते हैं ना, आप बहुत सारी मशीन्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने हाई लेवल लैंग्वेज सीखी, अगर मैंने जावा सीखा, तो मैं सिर्फ जावा वाली चीजों पे ही काम कर सकता हूं, और इतनी सारी हाई लेवल लैंग्वेज है कि मैं सिर्फ जावा का होकर रह जाऊंगा। तो ये एक लॉस है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिफॉर्म होती है सब में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेज के तीन एडवांटेज, हाई लेवल लैंग्वेज के तीन एडवांटेज होते हैं। इट इज इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। ये इसे पढ़ना, लिखना और बना के रखना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आता है, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, PHP, सी, क्या बोलते हैं वो, C##C बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको, शार्प, C# बोलते हैं, सॉरी, C# होता है ये। फिर इसको C# पढ़ते हैं, याद रखना। ठीक है, फिर C++, ऑब्जेक्टिव सी, कोबॉल, पर्ल, पास्कल, लिस्प, फॉर्ट्रान, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है। और ये सिर्फ कंप्यूटर से लिमिटेड नहीं होती है, ये एक पर्टिकुलर काम करने के लिए होती है। ऐप के लिए कुछ लैंग्वेजेस में हम ऐप बना सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में हम वेबसाइट बना सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में हम स्पेसिफिक मशीन, जैसे मैंने बताया सीटी स्कैन, ATM, इनको डिजाइन कर सकते हैं हम। वो सब देखेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या हो जाता है। बट आपको बेसिक समझना है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है बड़ा काम करने के लिए होती है।
ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें भी बेसिकली आता है एक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसके बाद थोड़ा सा आपकी स्लाइड्स ना कंजेस्टेड हो जाएंगी। मैंने कोई लैंग्वेज लर्न की है? हाँ मुझे आती है ना, मुझे जावा आता है, मतलब जावा तो बहुत पहले किया था। उसके बाद मुझे एसक्यूएल आता है, सी प्लस प्लस तो बहुत अच्छे से आता है, इसमें तो मैंने काफी समय काम किया हुआ है। ठीक है, ये सारी आती है। बट वही बात है यार, देखो अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है, क्या कोई बता सकता है ये किस लैंग्वेज पे लिखा गया है? क्या कोई बता सकता है ये किस लैंग्वेज पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ये लिख लेना, ये सब काम आता है एमपीपीएससी में वैसे। जल्दी बताओ, क्या कोई बता सकता है कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? देखो मैं बता रहा हूं आपको, इसकी जो लैंग्वेज होती है ना उसको बोलते हैं विजुअल बेसिक, वीबीए, याद रखना, वीबीए। ठीक है, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा। अब वीबीए में क्या होता है, मैं एक कोड लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कोड लिखा कि जैसे एक मैंने बटन दबाया, उस बटन में रेड कलर है, तो मैंने उसके पीछे कोड लिखा होगा कि जैसे ही कोई बटन क्लिक करे इस पे, तो क्लिक करते समय आप रेड कलर कर दो सबका, तो इसके लिए कोड लिखा हुआ है। ठीक है, आपने बड़े मतलब साइज इंक्रीज के बटन पे दबाया तो उसके लिए कुछ कोड लिखे हुए हैं। समझ में आया? तो कोई भी काम होता है ना, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो ना, उसके पीछे एक कोड होता है, जैसे एक्सेल वीबीए में लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब क्या होता है ना, लैंग्वेजेस से ज्यादा इसको बोलते हैं लैंग्वेज और इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो आज की डेट में सॉफ्टवेयर लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है अब करो। हाँ, अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर देखो, अब आप जैसे जैसे मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ते हो ना, तो या तो आप इस पे काम कर सकते हो या तो आप इस पे काम कर सकते हो। तो आपने सुना होगा टर्म बैक एंड फ्रंट एंड, आपने सुना होगा ना बैक एंड और फ्रंट एंड, सुना है कि नहीं सुना है? तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो लैंग्वेजेस पे काम होता है ना उसको बोलते हैं बैक एंड, बैक एंड, क्योंकि वो एकदम कोर पे काम कर रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर को यूज करके चीजों को बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। समझ में आया? बैक एंड और फ्रंट एंड में ये फर्क होता है। थोड़ा फील कर पा रहे हो उस चीज को कि नहीं कर पा रहे हो? समझ में आया? अब देखो क्या होता है, मैं स्लाइड्स को क्लीन करके आपको दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे पहले ये चीज अभी भूल जाओ, प्रोसीजरल सबसे पहले हमें पढ़ना है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम लिखता है बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ काम करने के लिए, जैसे वीबीए। अब वीबीए मेरा एक्सेल बनाता है, वीबीए बेसिकली कुछ प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करता है, प्रोसीजर्स, है ना? मतलब मैंने बोला प्रोसीजर मतलब साइज बढ़ाओ, कलर चेंज करो, इसको ये करो, उसको वो करो, तो ये प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं ना। एक प्रोसीजर मतलब कि काम करने का एक तरीका। तो जो भी सॉफ्टवेयर काम करने का तरीके पे डिपेंड करते हैं ना, जैसे मैं काम कर रहा हूं एक्सेल में, तो मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है, अगर मैंने ये बटन दबाया तो क्या प्रोसीजर है। तो इसीलिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, अगर मैं ये दबाऊं तो ये हो, ये दबाऊं तो ये हो, ये दबाऊं तो ये हो। तो पीओपी जो होती है ना, बेसिकली पीओपी या पूप्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी पूप्स आएगा, ऊप्स और पूप्स का कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अभी आप ये चीज समझो कि प्रोसीजर पे डिपेंड करती है ये। सो दैट इज वाई प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे पहली, अगर आ जाए ना प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब आपकी हाई लेवल में आती है, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट प्रोसीजर का मतलब समझ में आया ना, कि मैं प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बोला ना, जैसे विजुअल बेसिक्स है या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है या अडोब ड्रीम वेवर है, आईडी है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो एक लैंग्वेज पे लिखे गए हैं जो प्रोसीजर पे डिपेंड करती है, इसलिए इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे लिखा भी हुआ है कि पीओपी लैंग्वेज का मतलब बेसिक फंडा क्या होता है
कि एक प्रोसीजर को भी इजीली ट्रैक कर लेता है। तो एक्सेल में एक प्रोसीजर ही तो है, वेबसाइट में एक प्रोसीजर नहीं है, लेकिन एक्सेल में एक प्रोसीजर है। ठीक है, वेबसाइट थोड़ी इंटरैक्टिव होती है, प्रोसीजर इंटरैक्टिव नहीं होती। ये बोलो तो ये करो, ये बोलो तो ये करो। अगर मैं बोलूंगा बेसिकली मुझे ये करवाना है, तो आप नहीं करवा सकते। इसमें आपको नया कोड लिखना पड़ेगा। वेबसाइट में ये चीज हो जाती है स्मार्ट लर्निंग के थ्रू। वो सब छोड़ो, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सेकेंड आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट, OOPS, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रोसीजर्स पे डिपेंड नहीं करती, प्रोसीजर्स पे डिपेंड नहीं करती। ये छोटी छोटी यूनिट्स जिनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं उन पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने पूरे प्रोग्राम को छोटे 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 पार्ट्स में बांटा और उसको मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको बोल दिया ऑब्जेक्ट। अब आपके पास क्या होता है, जैसे मैं आपको इसका सबसे सही एग्जांपल दूं। अब देखो, आर यू देयर इन द लेक्चर? जल्दी बताओ हाँ या ना। मुझे सबका हाँ चाहिए, क्योंकि एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं अभी। देखो, मुझे सबका हाँ चाहिए भाई, जल्दी बताओ। देखो अब समझो, आपको अगर मैं बोलूं दो जगहें हैं। एक जगह है जहां पे 5 डिश बनती हैं और हर का अलग प्रोसीजर है। मतलब एक काजू मसाला है, पनीर मसाला है, बटर चिकन है, और फिर जैन ग्रेवी भी है, और 5 अलग अलग टाइप की चीजें हैं। ठीक है, अब 5 चीजों के लिए प्रोसीजर्स अलग है। तो आपको नहीं लगता कि अब मैं बोलूं एक प्रोसीजर के लिए आपको 10 रुपए देने हैं, एक प्रोसीजर के लिए आपको 10 रुपए देने हैं, या आपको एक प्रोसीजर में 10 मिनट लगता है, एक प्रोसीजर में आपको 10 मिनट लगता है, ऐसा समझो। ठीक है, तो 5 प्रोसीजर है, तो आपके पास टोटल 50 मिनट का काम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पांचों प्रोसीजर्स अलग हैं। लेकिन अगर मैंने इसको अपना मुन्ना ढाबा टाइप कर दिया कि पहले की 80% प्रोसेस सबकी सेम रहेगी, ग्रेवी सबकी सेम है, आखिरी में मैंने काजू डालना होगा काजू डाला, चिकन डालना होगा चिकन डाला, पनीर डालना होगा पनीर डाला, कुछ मेवे डालने होंगे तो मेवे डाले, और अब ये मैंने पहले से बना के रखी है 8 मिनट में। अब कोई भी चीज मेरे पास आएगी, मैं सिर्फ लास्ट चीज को रिप्लेस कर दूंगा 2 मिनट में। तो अब इस केस में मुझे ऑर्डर देने के बाद 10 मिनट खाने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर पे डिपेंड करती है। लेकिन यहां पर मुझे सिर्फ 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो अगर मैंने चीजों को ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है, तो मुझे कोई नई चीज करने के लिए पूरा नया प्रोसीजर नहीं लिखना पड़ेगा। मुझे सिर्फ 1-2 ब्लॉक्स हटाने हैं, 1-2 ऑब्जेक्ट्स हटाने और 1-2 ऑब्जेक्ट्स नए घुसाने हैं, पूरा प्रोग्राम नया हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ना, एक प्रोसीजर पे काम नहीं करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग छोटे छोटे ब्लॉक्स को बना के काम करती है। मुझे काम चेंज कराना है, मैंने ये ब्लॉक रिप्लेस किया, दूसरा ब्लॉक लगाया, सट से नया काम होने लगा। पूरे कोड में मैंने 4 लाइन कोड की हटाई, नई 4 लाइन डाली, तो मटर पनीर से शाही पनीर हो गया। समझ में आया? ये होता है बेसिक सा फंडा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इससे ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। जो लैंग्वेजेस, अब ये याद रखना, जो लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करती है, C++, जावा, पाइथन, C#, इनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ये एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, कोई ग्रेवी अभी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिकली फीलिंग होनी चाहिए उस चीज की। ठीक है, उस चीज की फीलिंग होनी चाहिए। क्या आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीलिंग आ गई है? मेरा ऑब्जेक्टिव देखो, नोट्स आपको दुनिया जहान में कहीं भी मिल जाएंगे, बट आपको वो फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उसके बिना नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। देखो, मैं रियल वर्ल्ड देखो अब क्या होता है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। एक मेजर प्रोग्राम, देखो सब बता रहा हूं मैं। अब वही बात है ना, ज्यादा डेप्थ में घुसोगे ना, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मैं समझा सकता हूं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। अब समझ लो, आप हो या आपके पापा है, ठीक है, जगदीश जी, ये आपके पापा है मिस्टर पांडे। अब इनकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, प्लस ब्लू कलर का जमीन जायदाद आपको मिला, प्लस इसमें आपने अपनी जमीन जायदाद हरी कलर की जोड़ी। तो ये कहा जाएगा, ध्यान से समझना,
ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपने इनहेरिट किया है, ये आपने इनहेरिट किया। तो कोई भी प्रोग्राम में मेजर पार्ट या ग्रेवी हम इनहेरिट करते हैं और नया पार्ट अपना खुद का जोड़ते हैं। तो इनहेरिटेंस आपको बहुत सारा काम करने से बचा देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ही ये होता है पूर्वजों से लेना या ऊपर की जनरेशन से लेना। तो प्रोग्राम भी अपनी ऊपर के प्रोग्राम से मेजर पार्ट ले लेता है, एक ग्रेवी ले लेता है और उसमें अपना पार्ट नया जोड़ के नया प्रोग्राम बन जाता है। समझ में आया? तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज जैसे इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं ना चीजें, सेम वही प्रोग्राम अपने मतलब अपने बेसिकली फंक्शनिंग में काम करता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? जगदीश जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो फील कर पाए कि नहीं कर पाए आप? यार पॉलीमॉर्फिज्म आप ये समझो कि जैसे मल्टीपल, मैं आपको समझा दूंगा, लास्ट में समझा दूंगा, क्योंकि आप 41 हो गया है, मुझे एक टारगेट खत्म करना है, मैं आपको जरूर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप फील कर पाए ना, वो ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई। अब देखो, अब तीसरा जो होता है बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज होता है। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? मैंने बोला एक काम करो, फटाफट ये लिख दो, तो कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझ पाए। तो मैं आपको बता रहा हूं इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंड, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या? अगर कोई इसका एग्जाम्पल दे दे तो मजा आ जाए। और डेली लाइफ से आपका एग्जाम्पल, लॉजिक बनाओ यार, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लाओ, जल्दी लाओ। नेचुरल लैंग्वेज ये तीसरे टाइप का अपना बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लो हाई, हाई में भी तीसरे टाइप का, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ रे। नेचुरल लैंग्वेज में क्या होगा? क्या कोई कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ इसका मुझे। देखो वही बात है कि अरे इंग्लिश हिंदी तो लैंग्वेज है यार। नेचुरल लैंग्वेज का मैं क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं कि आप नेचुरल लैंग्वेज में बोलो और वो कंप्यूटर समझ जाए। वॉइस टाइपिंग, आप वॉइस टाइपिंग नहीं करते हो क्या? कभी वॉइस टाइपिंग नहीं करी? आपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोला और कंप्यूटर वो समझा। कैसे समझा? वो आपने बोला, इंटरप्रेटर ने उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और तब जाके कंप्यूटर समझा, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये टाइप करो। देखो मैं बता रहा हूं, रट्टा सब मार लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे के बच्चे बिल्कुल स्पेशल रहे। किस चीज में? एटीट्यूड में। आपका एटीट्यूड होना चाहिए ऑफिसर्स क्वालिटी। आपको जब पता है तो क्यों नहीं होगा एटीट्यूड? आपको बोलेंगे तो खट 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 आप बता दोगे। और ये भी नहीं कि रटंत विद्या बताओगे, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताओगे आप कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। कितनी सारी जगह है जहां पर हम नेचुरल, आपने ओसीआर का नाम सुना है क्या? कोई ओसीआर के बारे में बता सकता है मुझे? मैं बता रहा हूं, मैं भले ही कम पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ही है कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ ही है सब कुछ भाई। इंटरव्यू में भी आपसे रियल लाइफ की चीजें पूछ के जाएंगी। ओसीआर क्या होता है? देखो ओसीआर क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरा एक डॉक्यूमेंट है, मान लो मेरा एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मेरे हैंड रिटन नोट्स है। अब ओसीआर क्या करेगा? बेसिकली स्कैन करेगा और उसको लेटर बाय लेटर पढ़ेगा। ये लिखा हुआ है PRAKHAREXAMORIGINALS, मैंने हाथ से लिखा है, लेकिन ओसीआर उसको पढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फोटो खींचेगी। फिर इस टाइप का अगर कोई लेटर बना हो, उसका मतलब होता है आर, ये कंप्यूटर को बताया जाएगा, ये कंप्यूटर को बताया जाएगा। फिर आर का जो कोड होता है वो हम लिखेंगे 0 करके मशीन लैंग्वेज में, और तब जाके कंप्यूटर समझेगा अच्छा ये आर लिखा हुआ है, और वो मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट PRAKHAR वर्ड डॉक्यूमेंट एडिटेबल फाइल बना के देगा। अच्छा ओसीआर का एग्जांपल दे दिया था मैंने। तो ओसीआर समझो ना आप। हाँ, आउटपुट डिवाइस में हो सकता है। ओएमआर का दिया था मैंने, इनपुट ओएमआर का शायद दिया होगा। ओएमआर जो होता है ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, वो जो आपकी आंसर शीट जो आप गोले भरते हो ना, उसको ओएमआर शीट बोलते हैं। ये ओसीआर अलग है, ठीक है। ऑप्टिकल मतलब ये लाइट का यूज करके लेटर समझता है। तो अब ऐसा कैसे हो गया? मैंने नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है, बट वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आई? ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज में और ज्यादा डेवलपमेंट। और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है वो और ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को बढ़ाएगा। क्या किसी को यहां तक दिक्कत नहीं है? तो बस फटाफट बोलो कि सर आगे बढ़ा जाए।
आपको पता चलता है कि 45 मिनट हो गए? मुझे तो नहीं पता चलता, बता, मुझे तो मजा आती है पढ़ाने में। अब देखो क्या होता है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो लो और हाई के बीच में होती है। देखो क्या होता है ना, हाई को लो में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है, तो कई जगह हम कोशिश करते हैं कि, और देखो हाई लैंग्वेज विजुअल के लिए बहुत अच्छी है। विजुअल का क्या मतलब होता है? दिखने में अगर कोई चीज अच्छी है ना, दिखने में अगर कोई चीज अच्छी है तो वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में बना सकते हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है। तो ऐसी चीजें जो दिखने का मतलब ही नहीं है, अब मेरा कंप्यूटर चालू हो रहा है, उससे क्या मतलब, तो कई बार हम मिड लेवल लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं ये चीजें। मिड लेवल लैंग्वेज में भी हम ये चीजें लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल सी और सी प्लस प्लस है, ये मिड लेवल लैंग्वेज में भी आती है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब मेन चीज आती है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स, तो अब लेवल मतलब लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? देखो क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मुझे लिखना है, जावा लिखना है, मैंने बोला जावा लिखनी है, हाँ हाँ लिखिए, जावा से ही तो प्रोग्राम लिखोगे, है ना। जावा सी प्लस प्लस लिखनी है, मैं लिखना चाहता हूं, आप प्रोग्राम चाहते हो कि प्रखर सर एक प्रोग्राम बनाए, बट सबसे मजेदार चीज है, मैं ये लिखूंगा कहां, मैं ये टाइप कहां करूंगा या लिखूंगा कहां? उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स, उनको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो जहां पर हम बेसिकली लिखते हैं ना अपने काम को, उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये फिर से एक डेफिनेशन हो गई है आपकी एमपीपीएससी के लिए। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? जहां पर हम बेसिकली टाइप करते हैं अपना मटेरियल, ठीक है। और यहां पे जैसे मैंने एक जावा स्क्रिप्ट है, जावा एक टूल है, उसमें मैंने स्क्रिप्ट में अपना प्रोग्राम लिखा, इसको मैंने ट्रांसलेटर की हेल्प से ट्रांसलेट किया, असेंबलर ट्रांसलेटर की हेल्प से ट्रांसलेट किया, और इसके बाद ये मशीन लैंग्वेज में गया। तो जहां पे मैं लिखता हूं ना, उसको मैं लैंग्वेज प्रोसेसर बोलता हूं। भाषा संसाधक हिंदी में बोलेंगे भाषा संसाधक। जहां पर मैं भाषा लिख रहा हूं ना, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, कुछ भी मुझे लिखना है, तो मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड से किसी सॉफ्टवेयर को खोल के टाइप करता हूं ना, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। अब छोटी छोटी चीजें आती है, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, सिंटेक्स एरर, ये सब हम कल करेंगे, डीबगिंग, सोर्स कोड, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये लैंग्वेजेस में ही और डेप्थ में जाएंगे। अब एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कर लिया जाए। टर्म्स हम कल करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल ही होगा नेक्स्ट लेक्चर भी, ठीक है। टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम आगे बढ़ के एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एग्जाम्पल अभी तक देखो, एग्जाम्पल आप सबको पता है, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्टान, कोबोल। अब इनके अंदर भी हम घुस के अलग अलग चीजें समझेंगे कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। और बहुत सारी भाषाएं या बहुत सारी लैंग्वेजेस बहुत सारा सेम काम कर सकती है। हो सकता है मुझे ये काम करना है, मैं सी में कर सकता हूं, जावा में कर सकता हूं, उसमें कर सकता हूं, उसमें कर सकता हूं, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें होती है, डिपेंड करता है कि मैं काय में कर रहा हूं, बीइंग अ डेवलपर, मुझे किस में आसान लग रहा है। हो सकता है मुझे आसान लग रहा है सी प्लस प्लस में, लेकिन मुझे जावा अच्छे से ज्यादा आती है, तो मैं जावा में कर दूंगा। तो मैं ये चीज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और डेप्थ में पढ़ूंगा। तो अब सबसे पहले लिख लो लोगो, जो सबसे पहले आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये याद रखना, ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लोगो जो है ना, वो सिमोर पापर्ट करके इंसान है, सिमोर पापर्ट, सिमोर पापर्ट, इन्होंने डिजाइन करी थी। और ये काय के लिए यूज होती है? ये बेसिकली ड्राइंग और सिंपल एप्लीकेशन के लिए यूज होती थी। बच्चे जैसे पेंट यूज करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पुराने कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, तो ये इस पे यूज होती थी, ठीक है। आज आपने वाला गेम खेला है जो वीडियो गेम आते थे, उसमें आती थी ऐसे टक टक करके चिड़िया आती थी, आप गन से मारते थे, गन से मारते थे, याद है ना सबको वो गेम? वो गेम लोगो और इन्हीं लैंग्वेजेस पे लिखा जाता था, हमेशा याद रखना। अब बात आती है सेकंड फोर्ट्रान की। तो फोर्ट्रान जो है ना, इसका जो फुल फॉर्म है ना, वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये बेसिकली 1 2 इंटीजर विंटीजर को ये पढ़ लेता है। तो सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसका, अब देखो किसने ढूंढी, ये तो हम मतलब मैंने नहीं, मुझे नहीं मिला एकदम से, इसलिए मैंने नहीं डाला है। कभी अगर मिलता भी है ना, कोई चीज मैं छोड़ भी रहा हूं ना, तो आपके जो रिवीजन मॉड्यूल्स है, क्रिएटिव मॉड्यूल्स है, सबको पता है, जो फुल कोर्स वाले उनको तो पक्का ही मिलेंगे ये, कि रिवीजन मॉड्यूल्स होते हैं ना, वहां पर मैं या तो कोई फैक्ट में डाल दूंगा या किसी क्वेश्चन में डाल दूंगा। तो देखो मैं बता रहा हूं, बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि कुछ चीजें मुझसे छूट जाए, ठीक है, लेकिन आप ये समझो जब आप पूरी प्रिपरेशन करोगे ना, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत हो रही है सुशांत, आप बता सकते हो? उसकी लैंग्वेज में दिक्कत है कि समझने में दिक्कत है?
एक्चुअली अभी आपको नहीं समझ में आएगा, उसका रीजन पता है क्या है कि आपने अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जैसे सर लास्ट ईयर है, अभी मैं 1 साल खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे और हम लास्ट ईयर में कोचिंग कर लेंगे। लेकिन आप ये चीज समझो, पहले आप कोचिंग जब करते हो ना तो आपको पूरी चीजें समझ में आने लगती है। आपको जब पता ही नहीं है पॉलिटी का क्या मतलब है, आपको इकोनॉमी की फीलिंग ही नहीं है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता ही नहीं है, आपको बेसिक्स ही नहीं पता है, तो आपको बहुत मुश्किल जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने में, आपको बहुत मुश्किल जाएगी करंट अफेयर्स पढ़ने में। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, आप अभी करंट अफेयर्स मत पढ़िए। जिन्होंने अभी अभी तैयारी चालू की, आप करंट अफेयर्स मत पढ़िए, धीरे से आपका न्यूज़पेपर का सेशन होगा, फिर आपको धीरे धीरे पढ़ना सिखा जाएगा। थोड़ा सब्र करो, मेरा ये मानना है, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे आप सीखोगे चीजें। अभी आप बेसिकली फीलिंग में आ रहे हो कि एमपीपीएससी की फीलिंग क्या है, इसके बाद आपको पंच मार के एमपीपीएससी के बारे में रियलिटी बताई जाएगी और उसके बाद आपका बेसिकली चालू होगा। जब आपको 2 से 2.5 या 3 महीने हो जाएंगे तैयारी करते हुए, तब आपके पास काफी इंपॉर्टेंट या काफी अच्छी नॉलेज होगी, और ये अच्छी नॉलेज ही बेसिकली आपको ये डिजाइन करने में हेल्प या डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि, ठीक है, आपको आपको ये चीज करने में हेल्प करेगी कि कैसे पढ़ना है, आपको फील करने में हेल्प करेगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए अब बस, ठीक है। आगे है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा बिजनेस ऑपरेशन में यूज होती है। फिर बेसिक्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेसिक्स। बेसिक्स का क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको फुल फॉर्म। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज क्या थी? कोबोल जो है ना वो मैथ्स को नहीं पकड़ पाता था, जो फोर्ट्रान है ना वो बिजनेस को नहीं पकड़ पाता था। बेसिक ने क्या किया? मैथमेटिक्स और बिजनेस दोनों को एक साथ लाके रख दिया, इसलिए बेसिक आज भी यूज होता है, ठीक है। बेसिक का थोड़ा एडवांस वर्जन विजुअल बेसिक आ गया, वो सब ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। बेसिक के बाद एक आती है प्रोलॉग, इसका आता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। ये लॉजिक देना चालू करिए। आपने सुना होगा एंड गेट, और गेट, ये सारी चीजें जो है ना प्रोलॉग लेके आया। अब देखो मैं बता रहा हूं, एंड और गेट हम कहीं और पढ़ेंगे, और ये एग्जाम के लिए भी जरूरी है, लेकिन यहां नहीं पढ़ेंगे। अब ये रट्टे वाली स्लाइड है, क्या किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। इसका फुल फॉर्म जो है ना, वो हिंदी वाले मीडियम से भी मेरा ये है कि यहां से, मतलब आप ये बेसिकली ये समझो, फोर्ट्रान का फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ठीक है, यहां तक कोड तक होता है। प्रोलॉग का होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है। तो प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट भाषा आती है आपकी पास्कल। तो पास्कल क्या थी? बेसिकली इसने क्या किया? लेटर्स चालू किए, ए बी सी डी। तो ये बेसिकली क्या करती थी? सिंबल्स तो पहले से थे, 1 2 3 4 हैश, ये सब पहले से थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पास्कल ने लेटर्स करना चालू किए, और इसके बाद हम मतलब कंप्यूटर की दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली सी लैंग्वेज बनी। सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने बनाई थी 1970 में। डेनिस रिची ने बनाई थी 1970 में। ये क्या थी? एक जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। अब आपके पास लेटर आ गए, अब आपके पास नंबर आ गए, तो एक जनरल पर्पस मतलब सारा काम करने के लिए आप कोई लैंग्वेज यूज कर सकते थे। तो सबसे पहली लैंग्वेज जो सारा काम करने के लिए यूज होती थी वो सी थी, वो सी थी। अब सी में क्या हुआ? सी में कुछ कमियां थी, सी में कुछ कमियां थी। उस जैसे जो सी थी ना वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे थी। अब हमें क्या चाहिए था? प्रोसीजरल पे थी, तो हमें क्या चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जो लोग पढ़ रहे हैं यार वो बता दो। आपको लोड तो नहीं लग रहा कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज्यादा? भाई बता दो, वरना मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। वैसे भी लेक्चर खत्म होने वाला है, 1 घंटे हो गए। भाई बताओ यार।
व्हाट इज दिस? अरे यार ये बताओ, देखो ये जो सी थी ना, ये प्रोसीजर पे ओरिएंटेड थी। अब हमें काय पे जाना था? ऑब्जेक्ट पे जाना था, क्योंकि हमें टाइम बचाना था। तो इसीलिए सी को एक डेवलप्ड फेस में लाए हम, सी प्लस प्लस। तो डॉक्टर बार्न स्ट्रोस्ट्रप एंड AT&T बेल्स लैब ने कुछ बेसिकली फीचर्स जोड़े सी में, और इसको एक नई लैंग्वेज सी प्लस प्लस के रूप में जन्म दिया। और सी प्लस प्लस ने तहलका मचा दिया। सी प्लस प्लस ने तहलका बना दिया। जो आपके बैंकिंग ऑपरेशन है, आप कभी बैंक गए हो, बैंक में आपने देखा उनका सॉफ्टवेयर कैसा होता है? वो सॉफ्टवेयर आपका सी प्लस प्लस में लिखा होता है। आपके बहुत सारे वेब ब्राउजर सी प्लस प्लस में लिखे होते हैं। आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो एप्लीकेशन होता है ना, जैसे हो सकता है, मैं ऐसा होता नहीं है बट हो सकता है बेसिकली, जैसे आपका एक्सेल है, एक यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस मतलब मैं यहां क्लिक करूं तो ये हो, यहां क्लिक करूं तो ये हो, क्लिक ना भी करूं तो मैं नीचे नीचे करके एंटर दबाऊं, नीचे मतलब मैं इंटरैक्ट कर सकूं। उसके लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज आया। सी लैंग्वेज ने ये करने का मौका दिया। देखो कुछ नहीं था आपको, जो सी थी ना वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड थी। मतलब मैं पूरा प्रोसीजर टू प्रोसीजर चलता था। और प्रोसीजर ऑब्जेक्ट में आप मुझसे डिफरेंस मत पूछना, मैं समझा चुका हूं। तो अब देखो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैंने कन्वर्ट किया, मैंने कन्वर्ट किया सी को, ठीक है, कुछ फीचर्स जोड़े, और अब ये बन गया सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस की क्या खास बात थी कि ये जो था बेसिकली बहुत सारे काम कर सकता था। ठीक है, यूजर से डेटा लेना है तो ये ले सकता था। ठीक है, यूजर से डेटा लेना है तो ले सकता था ये। ठीक है, अगर मुझे बेसिकली मतलब समझ रहे हो, जैसे ही मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला, खट से मेरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये सारी चीजें जो थी ना बेसिकली यूजर इंटरफेस वाली, ये सी प्लस प्लस ने चालू करवाई। सी तक ग्राफिक इंटरफेस नहीं था। ठीक है, ग्राफिक नहीं था, मतलब सिंपल लिखा रहता था, चौकोर चौकोर में लिखा रहेगा, ब्लॉक्स बने रहेंगे, कोई ग्राफिक्स नहीं थे। ग्राफिक्स का पहली बार यूज सी प्लस प्लस ने करना सिखाया। ठीक है, सी प्लस प्लस ने करना सिखाया। इसके बाद दो लैंग्वेजेस आ जाती है, जावा और पाइथन। जावा को किसने ढूंढा है? जेम्स गॉसलिंग ने ढूंढा है। ठीक है, अब Java is an object-oriented programming language that was developed after C++. Java is designed to small, simple and portable across platform. Java is the most popular because it is used for internet programming. तो अब कुछ नहीं था, C++ जैसे बेसिकली क्या थी ना, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में थी। ठीक है, और जावा एक तरीके से इंटरनेट प्रोग्रामिंग में, बस ये समझ लो काम दोनों सेम करते हैं, और ये आज की डेट में यूज होता है। अब क्या होता है, पाइथन क्या करता है बेसिकली, पाइथन भी एक लैंग्वेज ही है, बट पाइथन में सबसे मजेदार चीज क्या है, बहुत बड़ा अगर डेटा है, आपने बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, अगर मुझे उसको कंपाइल करके ग्राफ्स के रूप में, पाई चार्ट्स के रूप में दिखाना है, अगर मुझे डेटा को समझना है, तो मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करता हूं। उसमें आती है एक जैसे पाइथन, आर, कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं जैसे एसपीएसएस। ये सब मत करो, बस ये दो याद रख लो, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली डेटा को हैंडल करने के लिए अलग से बनाई गई है। ठीक है, आज की डेट में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज जावा ही है। ठीक है, जावा ही है। ठीक है, समझ में आया? अब एडवांटेजेस जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, रीडेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। अब यार सिंपल सी बात है, मैं जो यहां लिख रहा हूं वो यही लिखूंगा, जो मैंने बेसिकली जो मैंने पाइथन में लिखा है वो कोड मैं सीधे सी प्लस प्लस में तो नहीं कर सकता, बट हाँ 80% कोड सेम रहेगा, और मुझे सिर्फ 20% चेंज करके सी प्लस प्लस में मैं लिख दूंगा। ये फायदा होता है, जो पोर्टेबिलिटी नहीं थी ना उसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, वो पोर्टेबिलिटी यहां मिल जाती है। इजी डिबगिंग मतलब कि बेसिकली इतना मतलब आसान होता है इसको पढ़ना, गलतियां फाइंड आउट करना इसमें आसान होता है। 0101011111 लिखा होगा, इसमें कहां गलती निकालोगे, गलती छूट गई तो इसीलिए इजी होता है मेरे को गलतियां निकालना इसमें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इजी होता है, ग्राफिक इंटरफेस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आज का लेक्चर खत्म होता है। कल के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें टर्म्स करना है, और हमें यह देखना है कि काय के लिए क्या यूज होता है। जैसे ऐप बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ये सब हमें करना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा लेक्चर यहां पे खत्म होता है। आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। कल के लेक्चर में मैं डीबगिंग समझा दूंगा, वो एक वर्ड आएगा आपको, जो सारी टर्म्स है ना सुशांत, वो सारी चीजें मैं कर, डीबग करना मतलब गलतियां फाइंड आउट करना, बग मतलब गलती होता है ना, बग फाइंड आउट करना मतलब गलतियां निकालना, है ना, बग फाइंड आउट मतलब गलतियां निकालना, तो डीबगिंग मतलब गलतियां निकाल के उनको सुधारना। ठीक है, आज के लेक्चर में आपका फीडबैक दे दीजिए, अच्छा था नहीं था, 1 घंटे समझ में आया कि नहीं आया, मजेदार था, इंफॉर्मेटिव था कि नहीं, थोड़ा सा मुझे भी बूस्टअप मिलता है।
और साइंस का लेक्चर देखो, अब साइंस हमें चालू करना है कैसे, सैटेलाइट से चालू करना है, ठीक है। तो आज के मतलब साइंस के लेक्चर में बेसिकली मैं क्या करूंगा कि साइंस का लेक्चर शायद अपलोड करूंगा, मैं अभी आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा। मैं 10 मिनट में ये डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे अपलोड करना है। थैंक यू सो मच भाई। देखो मैं बता रहा हूं, आप कहीं भी पढ़ो, खुद भी पढ़ो ना, एक सिंपल सा फंडा अपनाओ। मतलब जो 3 इडियट्स में बोली गई थी ना बात, उसको सच में अपनी मतलब लाइफ में लॉजिक की तरह यूज करो। पता उसका रीजन क्या है कि आप नॉलेज के पीछे भागोगे ना, अपने आप सक्सेस आपके पीछे भागेगी। आप नॉलेज, फीलिंग, लर्निंग, आप कंप्यूटर से हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लेकिन कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं फोड़ सकता हूं एग्जाम में, क्योंकि मुझे आता है यार। मतलब कभी भी आती है देख लेता हूं यार, ऐसा कुछ नहीं है, और सारे काम हो जाते हैं। ज्यादा लोड मत लेना किसी चीज का, ठीक है। चलो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। जिन्होंने फुल कोर्स नहीं लिया है, फुल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज है, जिन्होंने फुल कोर्स नहीं लिया है ना, और जो फुल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज याद रखिएगा, आपने जो भी कोर्स खरीदा है ना, उसका अमाउंट कम होकर आपको फुल कोर्स मिलेगा। मान लीजिए आपने जैसे यूनिट 9 लिया हुआ है, तो जितने में भी आपने यूनिट 9 लिया था, यूनिट 7 लिया था, उसका 1% कम हो जाएगा आपका। काफी अच्छा अमाउंट है। जैसे मान लीजिए आपने 1250 में यूनिट 9 लिया है, तो आपको 1000 रुपए डायरेक्टली कम हो जाएंगे फुल कोर्स में। सिमिलरली यूनिट 7 है तो आपको 1000 रुपए कम हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। आपकी अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है तो आपके फिर 600 रुपए या 500 रुपए, 550 रुपए कुछ ऐसा, वो डायरेक्टली कम हो जाएंगे। तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। और याद रखिए फुल कोर्स में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो शायद आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि हमने फुल कोर्स ऐसा डिजाइन किया है कि जो लोग फुल कोर्स कर रहे हैं ना, आप में से जितने लोग हैं फुल कोर्स में या जो नहीं भी है, उनके लिए एक चीज एडवाइस है, कभी भी एमपीपीएससी कोई भी एग्जाम दो ना, दिल से लगाओ, लेकिन उस पर पूरा निर्भर मत हो। निकालना है, निकालना करेंगे तो यही करेंगे, हाँ करेंगे तो यही करेंगे और बिल्कुल निकाल के रहेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ ना, तो भी मैं इतना काबिल बन जाऊं या इतनी काबिल बन जाऊं कि मुझे बाकी जॉब्स बहुत अच्छे से मिल जाए। इसलिए आप अगर सिर्फ पढ़ोगे 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 ना, तो हो सकता है आपको 27-28 तक आपने दिया, मान लो नहीं हुआ, तो आपको कहीं और जॉब लायक नहीं रहते हो। तो आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, आप ये नॉलेज पे काम करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी। बिलीव मी, आपको सिर्फ 2 महीने 3 महीने किसी भी काम को सीखने में देने, आपका अगर कॉन्फिडेंस हाई है ना, आप कहीं भी घुस सकते हो। तो ये चीज सोच के आप हमेशा एमपीपीएससी की तैयारी बहुत जोश के साथ करोगे कि हाँ बिल्कुल कर रहा हूं, निकलेगा, नहीं भी निकला तो प्रखर सर ने बताया है हो जाएगा, और मैं हूं आपके लिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम बता दिया कर लो, आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी आ जाना। और मैं बता रहा हूं, हम ऑफलाइन सेंटर जो खोल रहे हैं उसमें बेसिकली हम 5 से 8 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेंगे बस, और इसमें आपको पूरा प्लेसमेंट के लिए भी ट्रेन करवाएंगे, ठीक है। आपको प्लेसमेंट के लिए भी ट्रेन करवाएंगे कि मान लीजिए एमपीपीएससी नहीं निकलता या आपको जॉब के साथ साथ देना। भाई देखो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है, हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। जो आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत है कि यूथ प्रिपेयर करता है, नहीं होता है तो फिर वो मारा मारा फिरता है, ठीक है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, हम आपको ट्रेन करेंगे, पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, आपकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आउट देयर इन द मार्केट है। आपके दोस्त भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बताइए इस कोर्स के बारे में। जबलपुर में ऑफलाइन सेंटर खोल रहा है, उसके बारे में लोगों को बताइए और लर्न करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू सून टुमारो, बाय बाय। भोपाल में तो यार टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लगेंगे कम से कम। ज्योग्राफी के लिए लेट मी चेक, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, ठीक है। मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, साइंस यूनिट 7 यूनिट 10 और पॉलिटी, ये 4, और करंट अफेयर्स, ये 5 टॉपिक मेरे हैं, ठीक है। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए कुछ बढ़िया ही फैकल्टी मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लेट अस मीट टुमारो, बाय बाय।